बिहार में चुनावी प्रक्रिया को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपना पूरा प्रोसेस सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर मिल चुका है। नीरज कुमार ने कहा कि वोटर टर्नआउट में बढ़ोतरी के कई अलग अलग पैरामीटर होते हैं जिन्हें सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। उनके मुताबिक ज्यादा मतदान ये दर्शाता है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी मजबूत हो रही है और जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें हर वोट की अहमियत होती है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे बढ़ चढ़कर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया पूरी करके लोगों को मतदान का अधिकार दिया और वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना, इसके अलग अलग मापदंड हैं। बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो लोग कहते थे कि सत्ता के खिलाफ है, लेकिन आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा महिलाओं का वोट हमको मिला, तो लोगों की चेतना का स्तर अब बदल रहा है। इसलिए वोट परसेंटेज अगर बढ़ा है तो जनता की उम्मीद पर भी वे सवालात खड़े हो सकते हैं। लेकिन इस दिशा में तो जब मतदान हो गया, जब मतगणना होगी, तभी इस पर कोई सम्यक बात कही जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा की शपथ लेने को लेकर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था और निर्वाचित होने के बाद शपथ लेना अगला जरूरी कदम होता है। विजय कुमार चौधरी ने बताया कि शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे पटना लौटेंगे और आगे की राजनीतिक गतिविधियां जारी रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें किसी तरह की असामान्यता नहीं है और ये पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। ये तो स्वाभाविक है। राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन किया था, निर्वाचित हुए हैं, तो इसका अगला कदम होता है वो शपथ लेंगे। तो आज शपथ लेने वाले, अभी जाएंगे हम लोग भी। ये तो आज यहाँ शपथ लेने के बाद फिर हम लोग पटना वापस जाएंगे, फिर वहाँ पे 2-4 दिनों में बैठ के बात करके इस्तीफा देंगे। को जो भी जदयू और बीजेपी का जो स्टेक है उसी तरह करें। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा जी। तब तो चंद दिनों की बात है, इंतजार कर लीजिए। चौधरी के नाम पे राजी? अरे हम लोग किसी नाम पे हम लोग कैसे राजी कहे न? ये एक दल की बात नहीं है, 5 दलों की बात है। 5 दलों के विधायक बैठेंगे, फिर उस पर अलग अलग दल के प्रस्ताव होंगे, उसमें जो निर्णय होगा वो जो नेता चुने जाएंगे वो मुख्यमंत्री। कम से कम आप इतना कह के हमारा दिल बहला दिए, शुक्रिया। जेडीयू के नेशनल प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने चुनावी रुझानों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार वोटर्स ने रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लिया है, जो लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि असम और पुडुचेरी में जो मौजूदा ट्रेंड सामने आ रहे हैं उनसे ये स्पष्ट होता है कि एनडीए बड़े अंतर से सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता विकास और स्थिरता के पक्ष में वोट कर रही है और यही कारण है कि एनडीए को व्यापक समर्थन मिल रहा है। देखिए, निसंदेह मतदाताओं ने रिकॉर्ड मतदान किया है। असम में और पुडुचेरी में एनडीए एक बड़े अंतर के साथ सरकार बनाने जा रही है, ऐसे रुझान दिख रहे हैं। और जहां तक केरल का सवाल है तो यूडीएफ और एलडीएफ के बीच परंपरागत तौर पर वहां चुनाव होते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है और ऐसे में कोई बड़ा फेरबदल भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी दल कर सकते हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में विपक्ष पूरी तरह से पैनिक की स्थिति में नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर जो माहौल बन रहा है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि जनता अब बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूती से खड़ी हो रही है। खंडेलवाल ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे भ्रम फैलाने और अनावश्यक बयानबाजी करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है और जनता का विश्वास जीत रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और विकास कार्यों का असर अब राज्यों में भी दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लोगों का रुझान बीजेपी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि विपक्षी दल चाहे वो कोई भी हो, उनमें घबराहट है। घबराहट इसलिए है कि बंगाल की जनता ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बड़े बहुमत की सरकार भाजपा की बनने जा रही है, चाहे विपक्षी दल कोई भी हो, क्योंकि उनकी ना तो दिशा और दशा दोनों ही ठीक नहीं है। कौन किसका मित्र हो जाए और कौन किसका शत्रु हो जाए, ये उनके बीच में एक विडंबना है। तो कब रिश्ता तोड़ते हैं और कब रिश्ता जोड़ते हैं, तो ये इसी काम में लगे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जनता की जो मूलभूत समस्याएं थी उस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, और भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की जनता के विश्वास को प्राप्त किया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आईएमआईएम के गठबंधन से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब इस पूरे मामले के कई अहम पहलू धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कुछ बातचीत और वीडियो सार्वजनिक हुए हैं, जिनके आधार पर बड़े वित्तीय लेन देन और डील से जुड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस तरह के खुलासे राजनीति में पारदर्शिता और नैतिकता पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे राजनीतिक दलों का असली चाल चरित्र और चेहरा उजागर होता है, जिसे जनता समझने लगी है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में जवाबदेही बेहद जरूरी होती है और ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। ये देखिए, पार्ट 1 सामने आया है, दोनों की बात, वीडियो सब सामने आ गया। डील 1000 करोड़ की हुई ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अब इससे भाजपा का वो चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया जो हम कहते हैं जातियों धर्म के आधार पे ये लोगों को बांट के रीजनल पार्टीज को अपना वोट लेते हैं। आप चले जाइए सीमांचल में, बिहार में साफ हो जाएगा। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, ओवैसी जी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की मदद की। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, तो छोटे भाई, अब देखिए बड़े भाई का वीडियो कब आता है। ये तो बिछड़े हुए को मेले के भाई हैं, जाने अनजाने हमेशा ओबीसी जी वही करते हैं जिससे भाजपा का भला हो। शिवसेना यूटीबी के सांसद संजय राउत ने आईएमआईएम द्वारा गठबंधन से अलग होने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसे कदमों का सीधा राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले चुनावी समीकरणों को प्रभावित करते हैं और विपक्षी एकजुटता को कमजोर करते हैं। संजय राउत ने आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने राजनीतिक कदमों में संतुलन और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश की राजनीति में विभाजनकारी रणनीतियों से बचना जरूरी है, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर नकारात्मक असर पड़ता है। ये बीजेपी को फायदा करने के लिए हमारे ओवैसी साहब जो है इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। अब क्या बोलूं मैं, ओवैसी इतने विद्वान आदमी है, बैरिस्टर साहब, संयम रखना चाहिए और अपोजिशन में जो अपने साथी है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। आपका शत्रु बीजेपी, आपका दुश्मन बीजेपी, देश का दुश्मन बीजेपी, और अगर आप अपने आप को राष्ट्रभक्त राष्ट्राभिमानी मानते हो तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से मदद हो जाएगी। इस प्रकार की कोई भी चाल, राजनीतिक खेल नहीं करना चाहिए, चाहे मिस्टर ओवैसी हो या चाहे और कोई हो। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई गंभीर मांग रखनी है तो उसे उचित और औपचारिक प्रक्रिया के तहत रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से बयान देने के बजाय मनोज तिवारी को अपनी मांग प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय को आधिकारिक रूप से लिखित रूप में भेजनी चाहिए। राजपूत ने कहा कि लोकतंत्र में प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। बात को क्या नाम मनोज तिवारी जो है अपने संसद के लेटर हेड पर नरेंद्र मोदी जी को लिख कर दे दे। मीडिया में क्यों मांग कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय में और राष्ट्रपति कार्यालय में लिख करके दें और उस मांग को पूरा कराएं। बेहतर बात है, अच्छी बात है, होना चाहिए। मंगल पांडे जी हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नायक हैं। उनको अगर भारत रत्न भाजपा की सरकार देने की बात करती है तो निश्चित तौर पर वो एक अच्छी पहल है और हम तो मनोज तिवारी जी की इस बात का स्वागत करेंगे। लेकिन मनोज तिवारी जी को ये बताना चाहिए मीडिया नहीं देती है भारत रत्न।
सरकार देती है और आपकी सरकार है। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो मीडिया में क्यों आए? बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पाकिस्तान को नोबेल प्राइज देने की मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये विचार पूरी तरह अनुचित और तर्कहीन है। उन्होंने कहा कि जिस देश पर लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, उसे किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने की बात करना गंभीर चिंता का विषय है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि नोबेल प्राइज जैसे प्रतिष्ठित सम्मान उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने विश्व शांति और मानवता के लिए सकारात्मक योगदान दिया हो। जब आतंकवाद को प्रश्रय करने वाले देशों को नोबेल प्राइज़ की देने की बात होने लगे तो इससे हास्यास्पद स्थिति कुछ नहीं हो सकती। और जो ये क्लेम कर रहे थे कि साहब चाइना, माफ़ कीजिएगा, ईरान और इजराइल और अमेरिका में हमने युद्ध विराम करा दिया, आज तो बहुत धज्जियाँ उड़ी हैं। कहाँ चैट जीपीटी से किसी ने प्रेजेंटेशन बना कर दिया था, पाकिस्तान ने वही किसी प्रेजेंटेशन को थोड़ा घुमा उमा के अमेरिका के सामने पेश कर दिया, और ईरान को जो पता था कि इन चीज़ों पर समझौता हो रहा है वो अलग कुछ समझौता हो गया। तो आज तो अभी भी वो जो समझौता है उसमें पाकिस्तान की भूमिका पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है साहब कि इन्होंने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया दोनों पार्टीज़ को कि जो संधि की टर्म्स है, जो युद्ध विराम की टर्म्स है वो क्या होंगी। तो अब युद्ध को, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को अगर आप नोबेल प्राइज़ देने लगेंगे तब तो फिर आपको हिटलर को भी नोबेल प्राइज़ देने की सोचना चाहिए, ईडी अमीन को भी नोबेल प्राइज़ देने की सोचनी चाहिए। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भारतीय जनता पार्टी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती बल्कि धर्म और भावनाओं के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करती है। वडेट्टीवार ने कहा कि चुनावों के दौरान मंदिर, मस्जिद और भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों को उछालकर वोट हासिल करने की रणनीति अपनाई जाती है। नहीं, देखो, बीजेपी का हमेशा का पोलराइजेशन के लिए हिंदू मुस्लिम ये तो एजेंडा है। इनको डेवलपमेंट के नाम से वोट की भीख नहीं मिलती, वो मंदिर मस्जिद के नाम से भारत पाकिस्तान, चाइना का नाम लेने के लिए इनकी फटती है, वो तो लेते नहीं। और इनके इस वजह से इनको वोटों को पोलराइजेशन के लिए, बांटने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, तो ये उसके सब हद पार करने का काम बीजेपी कर रही है। ये पश्चिम बंगाल में जो ऑडियो क्लिप हुई है, ये इसका ओवैसी कौन है? ओवैसी भी उनका ये है। ओवैसी की भूमिका बीजेपी को समर्थन देने, बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है। ऐसे ही कुछ मुस्लिम नेता हैं कि जो मुस्लिम को सपोर्ट करने के लिए पैसे लेते हैं और अब बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट करते हैं। और ये बीजेपी का आज तक का, जब तक ये इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करते रहेंगे तो सत्ता पे आसीन रहते रहेंगे। अगर जिस दिन ये लोगों को आपस में लड़ाने का, बांटने का काम छोड़ देंगे तो अब इनकी हालत पतली हो जाएगी, उनको पता है। इसीलिए वो सत्ता के खुर्ची के लिए, पावर के लिए कोई भी हदें पार कर सकती है, ये वहाँ पे दिख पड़ा है। शिवसेना नेता शाइना इंसी ने पाकिस्तान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी ऐसे देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान देने की बात करना पूरी तरह गलत है जिसका नाम बार बार आतंकवाद से जुड़ता रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान को अपने देश के अंदर आतंकवाद को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कोई देश अपने आंतरिक मुद्दों को सही तरीके से संभाल नहीं पाता तब तक उसे वैश्विक स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने का दावा नहीं करना चाहिए। ये क्या मजाक है कि कोई देश या कोई व्यक्ति को एक नोबेल प्राइज मिले मीडिएशन की वजह से। पहले तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि न्यूक्लियर एस्केलेशन सिनारियो क्या होता है। जिस ढंग से वो आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं उनके घर में, वहाँ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों को फिर पहले मीडिएशन करना चाहिए उनके अंदरूनी देश में, ताकि ये आतंक खत्म हो और फिर बात करें एक डिप्लोमेटिक रोल का। जो खिलवाड़ पाकिस्तान ने किया है भारत के साथ हम भूले नहीं, और मुंह तो जवाब देने के वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर देंगे। फिलहाल नोबेल पीस प्राइज तो दूर की बात है, कोई भी नोबेल लॉरिएट जो पाकिस्तान से आए, सर्वप्रथम उनको उनके देश में आतंक को खत्म करना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।